एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए कि सारे रिश्तेदार के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की एकलौती बेटी है तो कम से कम विवाह तो ठीक से करेंगे, लेकिन ये तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में विवाहने की तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी विवाह करने के सपने क्यों देखते हैं। ममता देवी का पारा बहू का सामान देखकर सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से फलक ने बहू के रूप में ममता निवास में कदम रखा तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा है। सास का सुनाना तब और ज्यादा अखर रहा था जब फलक का पति समर भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी फलक उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ममता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी न हो पाई। फेरों के वक्त ममता जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड फलक के पिता विश्वभरनाथ के सामने रख दी तो फलक के पिता ने साफ कह दिया, कि मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरोध रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में अगर बारात वापस लेकर जाए तो समाज में लड़की वालों से ज्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सबका खामियाजा अब हर पल फलक और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज शादी में हुए एक एक खर्चा फलक के सामने गिनवाया जाता। बहू के कपड़े पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से विश्वभरनाथ ने 5 डब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं किया। फलक ने जब अपने पिता को देखा तो भागती हुई उनके पास आने लगी। ममता जी ऊंचे स्वर बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गए। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। फलक से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ जी, मेरे पिताजी की हैसियत की बात है तो सुनिए। पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी बेटा का ब्याह करने की? क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? बोलिए माँ जी। फलक की बात सुनकर ममता जी की बोली बंद हो गई। विश्वभर जी से फलक को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात ज़रूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाओ। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी फलक के रूप में आपको सौंपी है।
हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। बात दहेज की तो वो तो मैं कभी नहीं दूंगा, ना ही लूंगा। अब फलक आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विश्वनाथ जी वापस चले गए। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज उठाने में सक्षम है। ममता जी को भी समझ में आ गया था कि अब उनका पाला किसी गांव से नहीं बल्कि शेरनी से पड़ा है, इसलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।